नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है राजन सर कंप्यूटर किंग चैनल पे, जहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ 12th बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो सीरीज चल रहा है, महा मैराथन सीरीज, वो सीरीज का तीसरा क्लास है। तो आइए आज के इस क्लास में देखते हैं कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं हमारे 2025 के एग्जाम में। और इसके पहले मैं आपको बता दूं क्रैश कोर्स भी चल रहा है। अगर कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बात करके क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एड्रेस मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप हजारीबाग से हैं तो लोचन पथ, आनंदा चौक, कोरा चौक, कहीं से भी आप इस कोर्स को ऑफलाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन करने के लिए आप जो है वो नंबर पे कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। आइए आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज इनहेरिटेंस? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इसको हम कह सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितना इंपॉर्टेंट बोले उतना कम है। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस से तीन चार तरह का सवाल बनता है, जिसमें पूछा जाता है कि एक तो व्हाट इज इनहेरिटेंस है, पूछा जाता है नीड ऑफ इनहेरिटेंस, एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस, डिसएडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। इस तरीके से बहुत सारे सवाल बनते हैं। मैंने एक सिंपल सा सवाल लिया है, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट आर इट्स वेरियस फॉर्म्स, एक्सप्लेन एनी वन बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इनहेरिटेंस क्या है, उसके बाद पूछा गया कि इसका वेरियस फॉर्म यानी कि इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, और उसमें से एक एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो आइए सबसे पहले और ये क्वेश्चन जो वो 3 मार्क्स का है। तो आइए सबसे पहले इनहेरिटेंस को डिफाइन करते हैं। इनहेरिटेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ ए क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब डेटा मेंबर एंड मेथड्स फ्रॉम अनदर क्लास। देखिए इनहेरिटेंस क्या है, मैं आपको यहाँ एक बार बताता हूँ। इनहेरिटेंस कैपेबिलिटी है, किसी भी क्लास का कैपेबिलिटी है टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अदर क्लास। जैसे एक ये क्लास है हमारे पास और ये दूसरा क्लास है। अगर ये जो है चाइल्ड, इसको मान लेते हैं, अगर ये चाइल्ड क्लास इस पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेता है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। यही जो कैपेसिटी है चाइल्ड क्लास का इसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का, उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। आपने बायो में भी इनहेरिटेंस पढ़ा होगा। जनरेशन बाय जनरेशन गुण का ट्रांसफर होता है, उसी तरीके से यहाँ भी क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब है एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर होना, डेटा मेंबर और मेथड्स का ट्रांसफर होना। तो यही अगर इनहेरिटेंस को सिंपल भाषा में बोले तो इनहेरिटेंस एक तरह का पावर है, कैपेबिलिटी है, जिससे एक क्लास दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज बोले तो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को इनहेरिट कर सकता है, उसके चीजों को यूज कर सकता है, इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। देखिए नीचे पढ़ते हैं। देखिए नीचे क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। द क्लास विच इनहेरिट द प्रॉपर्टी फ्रॉम द अदर क्लास इज नोन एज चाइल्ड क्लास। यानी कि दो क्लासेस हैं यहाँ पे, एक तो ये और एक तो ये। जो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा उसको बोलेंगे चाइल्ड क्लास, और जिससे प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया जाएगा उसको बोलेंगे बेस क्लास। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ लिखा है। जो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा उसको चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास बोलते हैं, और जिससे प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया जाता है उसको बेस क्लास या पेरेंट क्लास कहते हैं। तो ये हो गया इनहेरिटेंस के बारे में, व्हाट इज इनहेरिटेंस। नीचे है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के 5 प्रकार हैं। पहला है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब आइए इसमें फिर क्वेश्चन पूछा, ये तो हो गया, मैंने जवाब दे दिया। व्हाट आर इट्स वेरियस फॉर्म, तो फॉर्म का जवाब मिल गया। बोला एक्सप्लेन एनी वन बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल। अब इसमें से एक इनहेरिटेंस को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो हम यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस को अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कौन से इनहेरिटेंस को? सिंगल। सिंगल इनहेरिटेंस का सबसे पहले हम यहाँ डेफिनेशन लिख देते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस in which one child class one child class is inherited from a single base class।
यानी कि जब एक ही सिंगल बेस क्लास से एक सिंगल चाइल्ड क्लास को इनहेरिट किया जाएगा, एक सिंगल बेस क्लास से सिंगल चाइल्ड क्लास को इनहेरिट किया जाएगा, इसी प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस। अब इसके कोड के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से इसका कोड हम लोग लिखेंगे। तो मैं अभी पूरे बोर्ड को साफ कर रहा हूं। अब ये बात करते हैं इसके कोड को कैसे लिखेंगे। तो आपको पता है इनहेरिटेंस के लिए दो क्लासेस बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग का शुरुआती होता है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, ये दो लाइन होना ही होना है। अब यहाँ पे हम दो क्लास बनाएंगे। सबसे पहला क्लास हमारे पास क्या है, डैड नाम से एक क्लास बनाएंगे। क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं और डैड नाम से एक क्लास बना देते हैं। क्लास के अंदर अभी हम लोग क्या बनाएंगे, फंक्शंस और डेटा मेंबर्स बनाएंगे। तो एक डेटा मेंबर हम बना लेते हैं डायरेक्टली इंट मनी। एक डेटा मेंबर मैंने क्या क्या बना लिया, इंट मनी। इंट मनी अभी प्राइवेट में है, इसको हम लोग प्राइवेट में रख सकते हैं, पब्लिक प्रोटेक्टेड जैसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ एक डेटा मेंबर बन गया। इसके बाद फंक्शन जो बनाएंगे वो बनाना पड़ेगा हमको पब्लिक में। फंक्शन में हम बना देते हैं वॉइड डैड मनी। ये मैं सेम कोड को लिख रहा हूँ आपको समझाते हुए। डैड डैड मनी, डैड मनी एक साथ है। ठीक है। अब ये फंक्शन का क्या काम होगा कि डैड के पास कितना मनी है वो शो करने का। ठीक है, तो डैड के पास मनी, ये जो मनी डेटा मेंबर बॉक्स जो बना है यहाँ, वेरिएबल बना है, यानी कि एक डेटा मेंबर, वेरिएबल को ही डेटा मेंबर बोलते हैं और डेटा मेंबर को ही वेरिएबल बोलते हैं और वेरिएबल को ही तरीके से कंटेनर है। तो इस कंटेनर में कितना वैल्यू स्टोर है, 1000202। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना वैल्यू स्टोर है। अब यहाँ इस फंक्शन को हम बंद कर देंगे। अब इसके बाद इस क्लास को भी, क्लास को जब भी हम लोग बंद करेंगे तो सेमीकोलन के साथ एक और क्लास बनाएंगे, चाइल्ड क्लास। इसका नाम रखेंगे सन। क्लास का नाम क्या रखेंगे, सन। और पब्लिक इनहेरिटेंस करेंगे यहाँ पे पेरेंट क्लास का, यानी कि डैड क्लास का। इनहेरिटेंस करने के लिए बड़ा सिंपल हम लोग कोड यूज करते हैं। यहाँ लिखते हैं पब्लिक और यहाँ क्लास का फिर नाम लिख देते हैं। यहाँ पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तीनों का इस्तेमाल होता है अकॉर्डिंग टू आवर यूज। हमको किस तरीके से यूज करना है उसके हिसाब से। तो सन का क्लास बन गया। अब सन के क्लास में जैसे ही यहाँ पे हम डैड को इनहेरिट कर लिए, इनहेरिट करने के बाद डैड का पूरा प्रॉपर्टी सन के क्लास में आ गया। ये अब यहाँ देखिए, अब तो डैड के पास तो मनी है ही, थोड़ा सा पहले से मनी चाइल्ड के पास भी है, सन के पास भी है। कितना मनी है, इंट मनी 1 इज इक्वल टू 5 लाख मनी पहले से चाइल्ड के पास है। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम लोग फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक में रखेंगे फंक्शन को वॉइड टोटल। फंक्शन का नाम क्या है, टोटल। और इस टोटल फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग टोटल मनी का काउंट निकालेंगे। यहाँ लिख देंगे सी आउट सन मनी, सन्स मनी। सन के पास जो मनी है उसको सी आउट करेंगे यहाँ से यूज करके। और मनी वन वाला जो पैसा है वो किसके पास है, सन के पास। उसके बाद एंडल का यूज कर देंगे। ठीक है, दूसरा लाइन में क्या है, अब मैं यहाँ बता देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इतना कोड आपको समझ में आ गया होगा, अब इसके बाद मैं कोड ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा है सी आउट डैड्स मनी। डैड्स मनी दैट मीन्स कि यहाँ जो बना है डैड्स मनी, ये वाला, ये वाला मनी। ठीक है, यहाँ कितना है, डैड मनी इतना। तो मनी, तो मनी में स्टोर है, मनी नाम के वेरिएबल में डैड का मनी जो है इस वेरिएबल में, मनी नाम के वेरिएबल में स्टोर है। तो उस मनी को हम प्रिंट कर दिए एंडल। और लास्ट में सी आउट कर दिए टोटल। टोटल दैट मीन्स कि दोनों मिलाकर के कितना पैसा होगा। अब यहाँ हमको समझाने का था कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो वही चीज है कि एक बेस क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, इसी को बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। और जब ऐसे इतना करने के बाद देखिए आ ही गए सिंगल इनहेरिटेंस में, बात कर ही रहा था आपको, मैं बता देता हूँ किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास में। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं और एक बार स्पेस दे करके कोई भी नाम लिखते हैं, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे यहाँ लिख दिए एम, तो एम क्या है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। कौन सा क्लास का, सन क्लास का ऑब्जेक्ट है। इस क्लास का एम क्या है, ऑब्जेक्ट।
अब हम सन के क्लास में जो भी फंक्शन उसको एक्सेस कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके, इस तरीके से डॉट ऑपरेटर लगा करके। एम डॉट डैड मनी यानी कि जो डैड के पास जितना मनी है वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ देखिए जैसे डैड मनी प्रिंट हो गया। इसके बाद एम डॉट टोटल, टोटल दैट मीन्स कि टोटल जो पैसा है वो प्रिंट हो जाएगा। देखिए वो भी प्रिंट हो गया टोटल डैड मनी, ठीक है। और सन मनी भी आ गया। क्यों? क्योंकि लास्ट में हमने एम डैड मनी जो है उसको कॉल किए और टोटल को कॉल किया, तो टोटल ये वाला है, ये वाला है टोटल। तो टोटल में जो भी फंक्शन है वो सारे एक बार में क्या हो गया, कॉल हो गया। ये टोटल जैसे ही टोटल फंक्शन को कॉल किए हम, दैट मीन्स के अंदर वाला सारा कॉल हो जाना है, तो इसके अंदर वाला सारा कॉल हो गया, ठीक है। और ये हमारा और यही है सिंगल इनहेरिटेंस। ये क्या है? सिंगल इनहेरिटेंस। एक बेस क्लास में जब एक चाइल्ड क्लास को इनहेरिट किया जाएगा उसी को बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ये हो गया हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा और सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? गिव एन एग्जांपल इन C++ टू शो इट्स इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म और इसका एग्जांपल लिखना है शो करने के लिए, इसके इम्प्लीमेंटेशन को शो करने के लिए हमको इसका एग्जांपल लिखना है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज में, उसमें से हमको लगता है कि उसमें से लगभग 35 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाना है। जितना मैं डिस्कस कर रहा हूँ उतना से 35 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाना है सीरीज से ही, ठीक है। लॉन्ग का बात करें, अभी ऑब्जेक्टिव डिस्कस नहीं किए हैं, वो भी स्टार्ट करें कुछ दिनों में ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करनी, ठीक है। थोड़ा एक दो चैप्टर कवर कराना है उसके बाद। चलिए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पॉइंट पे वापस आते हैं। पॉली का मतलब होता है मेनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, यानी कि मेनी फॉर्म्स, एक ही चीज का एक से ज्यादा फॉर्म। जैसे यहाँ देखिए ये पॉलीमॉर्फिज्म का बिहेवियर शो करेगा। यहाँ पे क्या है, ऑफिस में तो वो एम्प्लॉय बन के रहता है, घर जाता है तो फैमिली के साथ टाइम बिताता है और फैमिली के साथ मिलकर रहता है। कहीं घूमने जाता है, कहीं घूमने जाता है तो उसका अलग बिहेवियर, कहीं और जाता है तो अलग बिहेवियर, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट का क्लास में अलग अलग बिहेवियर होगा, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये मैं इसका डेफिनेशन को पढ़ देता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म, polymorphism is one of the core concept of OOP in which we use same object करते हैं, same object in different classes having different behavior। सेम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्लास में, लेकिन ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक से ज्यादा फॉर्म होगा, एक ही चीज का एक से ज्यादा फॉर्म होगा, इसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ थर्ड दियर ड्राइव्ड क्लास। एक ही ऑब्जेक्ट के क्लास को हम लोग ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के जैसा भी यूज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब निकल रहा है, अगर बेस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाया तो उसको ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था पॉलीमॉर्फिज्म। आइए इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं और समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा इसका कैसे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन किए हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। देखिए हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम एसटीडी, यहाँ तक सेम होता है। यहाँ के बाद एक क्लास बनाए ए नाम का क्लास, इसको और इसके अंदर पब्लिक एक फंक्शन है डिस्प का मतलब डिस्प्ले नाम का फंक्शन। इस फंक्शन में क्या है डेटा, इट इज क्लास ए, ये क्या है, क्लास है। उसके बाद एक और क्लास बनाया हुआ है क्लास बी, और क्लास बी क्या क्या है, क्लास ए को इनहेरिट क्या है, क्लास बी क्या क्या है, क्लास बी जो है वो क्लास ए को इनहेरिट किया है। और अगर इनहेरिट कर लिया तो इसका सारा प्रॉपर्टी किसके पास आ गया, बी के पास आ गया, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ भी अलग से डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना है और इट इज क्लास बी लिखा गया है। इट इज क्लास बी, बी वाले क्लास में प्रिंट होगा इट इज क्लास बी, और ए वाले क्लास में प्रिंट होगा इट इज क्लास ए। आइए देखते हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इंट मेन लिखने के बाद बी का एक ऑब्जेक्ट, बी क्लास का ऑब्जेक्ट, यानी कि इस क्लास का हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ओबीजे नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो देखिए कॉल करके देखते हैं, ओबीजे डॉट डिस्प, यानी कि डिस्प को कॉल किया गया। सबसे पहले कौन सा कॉल होगा, ये वाला। तो यहाँ पर बी क्लास में एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है ओबीजे नाम से, ठीक है। अब ओबीजे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल किया गया, ओबीजे डॉट डिस्प। डिस्प यहाँ देखिए एक जगह तो ये है एक जगह ये है, लेकिन अभी कौन सा कॉल हो जाएगा, कॉल होगा इट इज क्लास बी। देखिए यहाँ आ गया इट इज क्लास बी, ठीक है।
उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट यही है, लेकिन दूसरे क्लास से हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को यूज कर रहे हैं दूसरे क्लास के फंक्शन को, यानी कि ए क्लास के फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डॉट ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिस डिस मतलब ये वाला फंक्शन को एक्सेस करने जा रहे हैं। तो इतना लिखने के बाद जो है ये आउटपुट आ जाएगा। एक में इट इज क्लास बी यानी कि ये वाला आ जाएगा, और इट इज क्लास ए यानी कि इट इज क्लास बी ये वाला आ जाएगा, और इट इज क्लास ए यानी कि ये वाला आ जाएगा। सिंपल सी बात है। और यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट एक ही है लेकिन अलग अलग तरह का बिहेवियर कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म। आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब आंसर लिखेंगे एग्जाम में तो अब 2 कॉलम बना लेंगे। एक कॉलम में लिखेंगे कॉल बाय वैल्यू और दूसरे कॉलम में लिखेंगे कॉल बाय रेफरेंस। देखिए कॉल बाय वैल्यू क्या होता है मैं पहले बताता हूँ आपको। इन कॉल बाय वैल्यू अ कॉपी ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर, द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट इज पास्ड टू द फंक्शन, चेंजेस मेड द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू। इसका साफ सा सीधा सा मतलब है कि जब हम लोग कॉल बाय वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे कॉपी बनता है। क्या बनता है? कॉपी। कॉपी का मतलब होता है कि एक वैल्यू पहले से बना है और एक और वैल्यू बनता है, तो वो बन जाता है कॉपी। कब बनता है कॉपी? कॉल बाय वैल्यू के टाइम। और ये कॉपी बनने का एक फायदा भी होता है कि हम लोग कॉपी वाले वैल्यू में किस तरह का चेंज करते हैं, तो ओरिजिनल वैल्यू में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू सेफ एंड सिक्योर रहता है। तो ये हो गया पहला डिफरेंस कॉल बाय वैल्यू का। अभी कॉल बाय रेफरेंस का बात करते हैं। इन कॉल बाय रेफरेंस द फंक्शन रिसीव्स रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है दूसरा नाम और एड्रेस। इसमें कॉपी किसी तरह का कॉपी नहीं बनता है वैल्यू का, इसमें बस जस्ट दूसरा नाम बन जाता है। ठीक है। टू द एक्चुअल पैरामीटर, एनी चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल। इसमें किसी तरह का चेंज हम लोग जब करते हैं वेरिएबल में, वो डायरेक्ट वेरिएबल में चेंज हो जाता है। इसमें किसी तरह का कॉपी नहीं बनता है। तो ये इसको थोड़ा सेफली यूज करना पड़ता है ना, क्योंकि किसी भी तरह का अगर आप चेंज करते हो तो डायरेक्ट उसी वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कॉपी नहीं बनता है। इसका शॉर्टकट वाला भी है, यहाँ समझा देंगे। ये थोड़ा डेफिनेशन के साथ समझा रहे ताकि आपको ये इन डेप्थली समझ में आए। दूसरा डिफरेंस है, ओरिजिनल वेरिएबल रिमेन्स अनचेंज्ड। सही बात है कि अगर एक हम वेरिएबल बनाए उसका कॉल बाय वैल्यू के थ्रू यूज किए हैं तो उसमें कॉपी बनता है। कॉपी बनेगा तो जो पहले का ओरिजिनल वेरिएबल है वो तो चेंज नहीं होगा ना, जो भी चेंज होना है वो कॉपी में होगा। सही है। द ओरिजिनल सेकंड है इसका कॉल बाय रेफरेंस का। ओरिजिनल वेरिएबल कैन बी मॉडिफाइड, बट कॉल बाय रेफरेंस में ऐसा नहीं होता। कॉल बाय रेफरेंस में ओरिजिनल वैल्यू ही चेंज हो जाता है। अगर किसी तरह का चेंज करते हैं ना कॉल बाय रेफरेंस में, तो रेफरेंस में ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाता है। थर्ड डिफरेंस को देखते हैं। द फंक्शन ऑपरेट्स ऑन अ सेपरेट कॉपी ऑफ वेरिएबल। हाँ, कॉपी बनता है तो कॉपी ऑफ वेरिएबल पे ऑपरेट किया जाता है। इसका देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस का थर्ड डिफरेंस। द फंक्शन ऑपरेट डायरेक्टली ऑन द एक्चुअल मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल, बट रेफरेंस में एक्चुअल मेमोरी पे जाके काम होता है, जो एक्चुअल वैल्यू होता है उसी पे काम होता है, वही चेंज हो जाता है। लास्ट देखिए फोर्थ डिफरेंस, कॉमन इन लैंग्वेज लाइक सी सी प्लस प्लस एंड जावा फॉर प्रिमिटिव टाइप। इसको इस्तेमाल ज्यादातर सी प्लस प्लस, सी और जावा में किया जाता है, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस का इस्तेमाल सिर्फ सी प्लस प्लस में किया जाता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। इसके बाद देखिए यही चीज को मैंने शॉर्टकट में किया है कि कॉपी ऑफ द वैल्यू इज पास्ट, यानी कि कॉल बाय वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे हम लोग तो इसमें कॉपी ऑफ वैल्यू बनेगा, कॉपी ऑफ वैल्यू पास किया जाता है। लेकिन रेफरेंस के केस में कॉपी नहीं बनता, एक्चुअल वैल्यू ही पास किया जाता है। कॉल बाय वैल्यू के केस में ओरिजिनल वेरिएबल इज नॉट मॉडिफाइड, है ना। इसका कॉपी बनेगा तो कॉपी मॉडिफाई होता है, ओरिजिनल वेरिएबल मॉडिफाई नहीं होता है। लेकिन डिफरेंस के केस में ओरिजिनल वेरिएबल मॉडिफाइड हो जाता है। रिक्वायर मेमोरी फॉर कॉपिंग वैल्यू, देखिए इसमें अगर वैल्यू कॉपी बनेगा इसमें ज्यादा मेमोरी का जरूरत होगा, लेकिन इसके केस में मेमोरी का जरूरत नहीं होगा।
ये सिर्फ रिफरेंस कर देता है, उसी का दूसरा नाम बन जाता है। यूज सेम मेमोरी लोकेशन मोर इफिशिएंट, ठीक है। रेफरेंस जब बनाते हैं तो उसी मेमोरी में काम होता है, किस तरह का अलग मेमोरी नहीं बनता है। डिफॉल्ट फॉर प्रिमिटिव टाइप इन मोस्ट लैंग्वेज, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू जो है वो प्रिमिटिव टाइप में होता है मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज में, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस रिक्वायर पॉइंटर्स और रेफरेंसेस, इसमें पॉइंटर का इस्तेमाल करा जाता है। पॉइंटर में जो हम लोग एस्ट्रिक्स एंड साइन का इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, और रेफरेंसेस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये था हमारा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बीच डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 मार्क्स में आता है। क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बीच क्या डिफरेंस है। 3 मार्क्स में आता है ये, 3 मार्क्स में आता है। तो सबसे पहले समझते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। देखिए स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, पहला डिफरेंस, मेमोरी इज अलोकेटेड ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कब होता है, कंपाइल टाइम में, और मेमोरी इज अलोकेटेड ड्यूरिंग रन टाइम, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कब होता है, रन टाइम में, ठीक है। एक बार हम अगर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एक बार कर दिए तो उसको रन टाइम में चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को रन टाइम में हम लोग चेंज कर सकते हैं जिस तरीके से अपना नीड हो। तो ये था पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है, द साइज ऑफ मेमोरी इज डिटरमाइंड एट द कंपाइल टाइम एंड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोग्राम। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में हम लोग साइज को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते एक बार कंपाइल हो जाने के बाद, लेकिन वही चीज है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी कैन बी अलोकेटेड एंड डी अलोकेटेड डायनेमिकली बेस्ड ऑन द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। इसमें हम लोग अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेमोरी को यूज कर सकते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का थर्ड पॉइंट क्या है, द मेमोरी रिमेन्स अन द मेमोरी रिमेन्स अलोकेटेड थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी कि यही बात कह रहा है कि एक बार जब मेमोरी एलोकेट हो गया तो थ्रू आउट द प्रोग्राम उसी मेमोरी में वो प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होगा, वो फिक्स हो जाएगा इसका मेमोरी। लेकिन डायनेमिक मेमोरी में ऐसा नहीं होता, मेमोरी एग्जिस्ट ओनली एज लॉन्ग एज इट इज एक्सप्लिसिटली अलोकेटेड एंड इज फ्रीड आफ्टर द यूज। बट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि मेमोरी को फ्री भी कर सकते हैं यूज करने के बाद, या उसमें मेमोरी बढ़ा भी सकते हैं जिस तरीके से अपना रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में फोर्थ पॉइंट है, फास्टर एज मेमोरी इज अलोकेटेड एट द कंपाइल टाइम। सही है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन फास्टर होता है, लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन से कम फास्टर होता है, ठीक है। Helps in optimizing memory usage for application needed variable sizes। और कम स्पीड तो होता है, कम फास्टर होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि ये मेमोरी जिस तरीके से यूज करना है एप्लीकेशन को उस तरीके से एडजस्टिंग करता है ये, है ना। तो ये भी काम का चीज है, ये भी काम का चीज है, दोनों, इसलिए तो दोनों पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। पांचवा देखते हैं, वेस्टेज मेमोरी इफ नॉट फुल्ली यूटिलाइज। स्टैटिक मेमोरी एक बार बना दिए और उसको यूज नहीं किए तो वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। एंड इन फ्लेक्सिबल फॉर प्रोग्राम रिक्वायरिंग डायनेमिक डेटा साइजेस। और उस कंडीशन में ये इनफ्लेक्सिबल होगा जब प्रोग्राम को डायनेमिक साइज चाहिए होगा, यानी तो जब हम लोग को साइज घटाना बढ़ाना रहेगा डेटा का, उस समय में हम लोग स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी की जगह पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इसके लिए काम करता है। स्लोअर ड्यू टू रन टाइम अलोकेशन, ये थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि इसमें रन टाइम में मेमोरी में डेटा अलोकेट किया जाता है, इसीलिए मेमोरी बढ़ाया जाता है इसीलिए। एंड प्रोन टू मेमोरी लीक इफ नॉट प्रॉपरली मैनेज। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी लीक भी हो सकता है अगर इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो दोस्तों ये था हमारे पास स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए डिफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि ये मैराथन क्लास चल रहा है 12th का, बोर्ड क्लास के लिए, और इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है। कोई 2023 में आया है, कोई 24 में आया है, कोई 22 में आया है, और कुछ क्वेश्चन उसी पे मॉडल्ड हैं, और अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें।
नेक्स्ट देखिए, वही क्वेश्चन सेम है, इसको शॉर्टकट में मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कंपाइल टाइम, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन रन टाइम। फिक्स साइज कैन नॉट चेंज आफ्टर डिक्लेरेशन, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में कैन रीसाइज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। फास्टर एज इज मेमोरी एलोकेटेड, ये स्लोअर ड्यू टू रन टाइम ऑपरेशन। में वेस्ट मेमोरी इफ साइज इज ओवर एस्टिमेटेड, ठीक है। और ऑप्टिमाइज फॉर वेरिएबल साइज डेटा स्ट्रक्चर, ये अपने आप को ऑप्टिमाइज करता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ डेटा। हैंडल्ड ऑटोमेटिकली बाय सिस्टम, रिक्वायर मैनुअल अलोकेशन डी एलोकेशन, ठीक है। ये ऑटोमेटिक हैंडल होता है सिस्टम से, इसमें हम लोग को मैनुअल अलोकेट करना मेमोरी को, डिलोकेट करना पड़ता है। न्यू का इस्तेमाल करके हम लोग अलोकेट करते हैं मेमोरी को, डिलीट का इस्तेमाल करके डी अलोकेट करते हैं मेमोरी को। लो एज मेमोरी इज मैनेज्ड ऑटोमेटिकली, और ये हायर प्रोन टू मेमोरी लीक फ्रीड। इसमें क्या है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में ये ऑटोमेटिकली मैनेज होता है सिस्टम के द्वारा, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत होता है कि कभी कभी मेमोरी लीक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अभी हम लोग समझते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है, और इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ये सारा इंपॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन को मैं इसी तरीके से वीडियो में आपके लिए लाता जाऊंगा। ए कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास के अंदर यूज होता है, तो वो स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन है, ठीक है। दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास में। बड़ा सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, और समझना भी बड़ा आसान है। तो कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं सर? द मेन पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स डेटा मेंबर एंड अलोकेट रिसोर्सेस इफ नेसेसरी। कंस्ट्रक्टर इसलिए बनाते हैं ताकि ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन हो जाए, हमको फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़े, ये ऑटोमेटिकली सारा काम करता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये था कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं कंस्ट्रक्टर का और क्या क्या खूबी है। कंस्ट्रक्टर इंश्योर दैट द ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज्ड विद द वैलिड वैल्यू एज सुन एज इट इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करता है जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, और वैलिड वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करता है। इनिशियलाइज का मतलब होता है रन करना। Without constructor, the programmer would need to manually initialize each object data member, which can lead error and inefficiency. अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बार बार फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का यूज करके। मे भी हो सकता है कि कभी हम कॉल ही करना भूल जाए, तो वो हमारे लिए एक एरर का पार्ट बन सकता है। इसीलिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देखिए कंस्ट्रक्टर को कैसे बनाते हैं। यहाँ तक प्रोग्राम आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक प्रोग्राम हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस स्ट्रिंग तक आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। और इसमें देखिए क्लास बनाया गया जिसका नाम है स्टूडेंट। इसमें डेटा मेंबर है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नाम है किसी का। इसके बाद इसमें एक कंस्ट्रक्टर बना गया है। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपको पता ही है कि हम लोग क्लास के नाम को ही यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए। तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर, और इसी को बनाने के लिए देखिए ये हमारा हो गया क्लास का नाम स्टूडेंट, और सेम नाम यहाँ बना दी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर नेम डाल दिए जॉन, ठीक है। यहाँ जो स्ट्रिंग बनाए थे, नेम नाम का एक वेरिएबल बनाए थे, इसमें क्या डाल दिए, कंस्ट्रक्टर यूज करके जॉन, और सी आउट कर दिया कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड नेम इज नेम। यहाँ पता चलेगा जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली कॉल होगा, तो इसी के थ्रू पता चलेगा, ये प्रिंट होगा, ठीक है। नाम जो है प्रिंट होगा, ये पूरा स्ट्रिंग भी प्रिंट होगा। तो अब देखिए आइए क्लास को बंद कर दिए सेमीकोलन के साथ। पता है कि क्लास को हम लोग बंद भी करते हैं। इंट में स्टूडेंट स्टूडेंट वन, ये हो गया क्लास का नाम, और इसके बगल में लिख दें स्टूडेंट वन, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाए हैं वैसे ही ये पूरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और आउटपुट में क्या देगा, ये देगा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड नेम इज, नेम इज, नेम में जो हम लोग डालेंगे यहाँ क्या डाला गया, जॉन, JOHN, तो ये आएगा हमारा आउटपुट, ठीक है।
तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर का एक छोटा सा प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम। देखिए थोड़ा सा एक दो पॉइंट और है कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर सपोर्ट्स ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर में ओवरलोडिंग किया जा सकता है, मतलब ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है। जैसे फंक्शनल ओवरलोडिंग होता है, वैसे तो कंस्ट्रक्टर भी तो एक फंक्शन है, स्पेशल टाइप का फंक्शन है, तो इसमें भी ओवरलोडिंग करा जा सकता है। ए कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड। कंस्ट्रक्टर को हम लोग इनहेरिट नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर डू नॉट रिटर्न वैल्यू, हेंस दे डोंट हैव रिटर्न टाइप। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर किसी तरह का वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है अगर इसके पास किसी तरह का रिटर्न टाइप नहीं है तो ये था पूरे कंस्ट्रक्टर के क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, एन एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टर। मैंने एक एग्जांपल से आपको यहाँ समझा दिया, कोड का एग्जांपल लेकर के। और इसी तरीके से आप एग्जाम में भी लिखेंगे तो आपका 3 में से 3 मार्क्स आने का पूरा संभावना रहेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। हमको लगता है इतना क्वेश्चन काफी है एक वीडियो के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।